Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्डरिन ऑल इन वन। हमारे पास अनीता नाम की व्यूअर का एक मेल आया। उन्होंने एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया जिसमें खून में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स कम बनते हैं। इस बीमारी को अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अनीता चाहती हैं कि हम सेहत पर इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये क्यों होती है, इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रोशन दीक्षित से। पहले जान लीजिए अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। अप्लास्टिक एनीमिया या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया एक तरह का बीमारी है जिसमें हमारे अस्थि मज्जा मतलब हमारे बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो कण होते हैं जैसे आरबीसीज मतलब लाल रक्त कण, डब्ल्यूबीसीज यानी श्वेत रक्त कण या प्लेटलेट्स जो ब्लीडिंग रोकती हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये बीमारी यूजुअली यंग एडल्ट्स मतलब जवान लोगों को होती है 30 to 40 इयर्स के एज या फिर 10 to 20 इयर्स के एज ग्रुप के अंदर। इस बीमारी में पेशेंट्स को इन रक्त कण की कमी की वजह से सिम्टम्स होती है। तो इसमें बुखार हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है, एनीमिया मतलब रक्त की कमी की वजह से उनको वीकनेस, जल्दी टायर्ड हो जाना, सांस का फूलना हो सकता है और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। ये ब्लीडिंग नाक से, मुंह से, पेशाब में या फिर मोशंस के टाइम पे हो सकता है। ये बीमारी यूजुअली कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के अंदर डेवलप होती है। जब हम पेशेंट के ब्लड टेस्ट करते हैं हमको यूजुअली इन रक्त कण में कमी देखी जाती है। इसका मतलब इनका हीमोग्लोबिन कम होता है, डब्ल्यूबीसी कम हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है या फिर इन तीनों में ही एक साथ ही कमी देख सकते हैं। इसका कंफर्मेशन करने के लिए हम बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। बोन मैरो मतलब हमारे हड्डी के अंदर जो सॉफ्ट पदार्थ होता है जिससे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो के टेस्ट में आपको ये कंफर्म किया जाता है कि ये अप्लास्टिक एनीमिया है या नहीं और फिर इसका कारण जानने की कोशिश की जाती है। 50% केसेस में अप्लास्टिक एनीमिया का कोई कारण नहीं पता चलता है और 50% केसेस में कुछ अंडरलाइंग डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे किसी ड्रग या किसी केमिकल का एक्सपोजर, जैसे हम पेंट के बिजनेस में जो लोग काम करते हैं या फिर कोई हेवी मेटल्स, बैटरीज, उन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनके एक्सपोजर से हो सकता है। दूसरा है कि कोई एंटीबायोटिक्स, कोई ड्रग्स जिसका साइड इफेक्ट्स बोन मैरो पर पड़ता है उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। किसी वायरस या किसी इंफेक्शन के चलते जैसे एप्स्टीन बार वायरस, डेंगू वायरस, चिकुनगुनिया वायरस, ये सब चीजें भी बोन मैरो को सप्रेस कर सकती है। जब ये डायग्नोसिस किया जाता है उसके बाद फिर हमको सोचना पड़ता है कि इनका इलाज कैसे किया जाए। पहले तो इनिशियल मैनेजमेंट होता है, जिस कण में कमी होती है उसको हम सप्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम लाल रक्त चढ़ाते हैं, अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो और इन्फेक्शन से पेशेंट्स को तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अगर पेशेंट्स के प्लेटलेट्स कम है जिससे ब्लीडिंग हो सकता है उसकी वजह से उनको प्लेटलेट्स दिया जाता है। इन पेशेंट्स का ट्रांसफ्यूजन यूजुअली इरेडिएटेड ब्लड मतलब जिसको रेडिएशन एक्सपोजर ब्लड को देने के बाद ही दिया जाता है ताकि इनमें साइड इफेक्ट्स कम हो, क्योंकि ये पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है और इन्फेक्शंस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। Safe blood transfusion is very important for these patients. Next जो मैनेजमेंट होता है वो होता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ताकि हम बीमारी का इलाज और क्योर कर सकें। अगर पेशेंट 40 साल से कम है, फिट है और उनके पास कोई HLA मैच डोनर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज द इनिशियल मोडालिटी ऑफ मैनेजमेंट। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इस बीमारी का क्योर पॉसिबल है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी वजह से नहीं किया जा सकता है, जैसे पेशेंट की अगर एज ज्यादा है, पेशेंट को कोई एक्टिव इन्फेक्शन है या फिर पेशेंट अगर फिट नहीं है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम की वजह से,
तो उनमें हम दवाइयां देते हैं, जिनमें एक इंजेक्शन होता है ATG, जिसका 5 दिन के ऊपर दिया जाता है। उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसके साथ बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये बीमारी जैसे मैंने बताई, कभी-कभी बॉडी का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए दवाइयां देते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे रेवोलेट, जिसको हम देते हैं बोन मैरो को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि जो कण कम है वो ज्यादा प्रोडक्शन हो। इन सब इलाज के चलते हम एप्लास्टिक एनीमिया में क्योर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इन पेशेंट्स को हमेशा इन्फेक्शन से दूर रखना और इनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आपको अप्लास्टिक एनीमिया के लक्षण महसूस होते हैं तो देरी ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि लक्षणों की सही वजह का पता लगाया जा सके और सही समय पर सही इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज जानेंगे दांत पीसने या दांत किटकिटाने की क्या वजह होती है। कुछ लोग नींद में दांत किटकिटाते हैं तो कुछ लोग जागते रहने के दौरान अनजाने में भी दांत पीसते हैं। दांत पीसना या दांत किटकिटाना एक बीमारी है जिसे ब्रूकिज्म कहा जाता है। इसके बारे में जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। वो बताते हैं कि इसमें दोनों जबड़ों के दांत आपस में पिसते या रगड़ खाते हैं। नींद में दांत पीसने वाले को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता, दूसरे लोगों से इसका पता चलता है। इसमें नींद में दांतों से आवाज़ आती है, ऊपर और नीचे के दांत आपस में घिसते हैं, जबड़े में अकड़न महसूस हो सकती है, सुबह उठने पर सिर में हल्का दर्द रह सकता है, गले में खराश लग सकता है, मुंह की मांसपेशियों में दर्द रह सकता है। दांत पीसने की क्या वजह होती है ये पूरी तरह से साफ नहीं है। इसके लिए स्लीप स्टडी की ज़रूरत पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हो सकता है। जगने के दौरान दांत पीसने की आदत एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, निराशा या टेंशन के कारण हो सकता है। मुंह बंद करने पर दांतों का आपस में ठीक से ना बैठने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। नींद से जुड़े डिसऑर्डर जैसे स्लीप एपनिया से भी इसका रिस्क बढ़ सकता है। अगर परिवार में किसी को ये समस्या है तो इसका रिस्क हो सकता है। शराब पीने या स्मोकिंग से भी इसका रिस्क बढ़ता है। कुछ लोगों में ये समस्या लगातार होने के साथ और गंभीर हो सकती है। इससे जबड़े से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, दांतों में खराबी आ सकती है, दांत कमज़ोर हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, आपको नींद ना आने की दिक्कत हो सकती है। जो लोग नींद के दौरान अपना दांत पीसते हैं उनमें नींद से जुड़े दूसरे डिसऑर्डर होने का भी ज़्यादा खतरा होता है। हल्के ब्रूकिज्म में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर मामलों में ये बीमारी खुद से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो डेंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ENT या स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें डेंटल कंसल्टेशन से मदद मिल सकती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो दांत पीसने की आदत को हल्के में ना लें और अगर इस तरह की समस्या है तो डॉक्टर से मिलें। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज जानेंगे क्या बर्फ वाला पानी पीना सेहत को नुकसान करता है। चुभती जलती गर्मी का मौसम हो और बहुत तेज प्यास लगी हो तो हम सबसे पहले ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी खोजते हैं। इससे प्यास बुझती है और हमें ठंडक का एहसास होता है। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि इतना ठंडा बर्फ वाला पानी सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता, चाहे जितनी गर्मी हो। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। वो कहती हैं कि किसी भी इंसान की बॉडी को फिट रखने में पानी का अहम रोल होता है। कितना पानी पीना है, वो कितना ठंडा होना चाहिए, या गर्म पानी पीना है तो वो कितना गर्म होना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। बहुत से लोग गर्मी से आते हैं और तुरंत चिल्ड पानी पी लेते हैं। अमृता के मुताबिक बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से आंतों के सिकुड़ने का रिस्क हो सकता है, खासकर अगर आपको लंबे समय से बर्फ़ वाला बहुत ठंडा पानी पीने की आदत हो। इससे गला खराब हो सकता है,
पेट में ऐंठन हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम नॉर्मल पानी पिएं। अगर किसी को एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी जैसी कोई दिक्कत है जिसमें हल्का सा भी गर्म पानी पीने से समस्या हो सकती है, तो नॉर्मल पानी में ठंडा पानी मिलाकर पीना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी पीते भी हैं तो उसे सीधे फ्रिज से निकाल कर ना पिएं, थोड़ी देर रख कर पिएं और बर्फ़ डालकर पानी पीना अवॉइड करें। डॉक्टर अनुजा गौर बताती हैं कि पीने के पानी का तापमान बाहर के तापमान पर निर्भर करता है। जैसे सर्दियों में गुनगुना पानी पीने को कहा जाता है। गर्मियों में ठंडा पानी पिया जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। बेहतर होगा कि ठंडा और गर्म पानी मिलाकर उसे कूल बनाया जाए, ना कि कोल्ड, और शरीर की ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त पानी पिया जाए। कोशिश करें कि मिक्स पानी पिएं और बाहर से आकर तुरंत ठंडा पानी ना पिएं। कम से कम 5 मिनट रुक कर पानी पिएं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।